साथियों, तमाम मीडिया और सोशल मीडिया में ये जानकारी बड़े पैमाने पर बताई जा रही है कि 22 जनवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। कई लोगों के द्वारा इस प्रकार का भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि अभी राम मंदिर का कार्य पूरी तरीके से संपन्न नहीं हुआ है और उसके पहले ही जल्दबाजी में राम मंदिर का उद्घाटन करने की तैयारी 22 जनवरी 2024 को कर ली गई है। और इस बात का देश की मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि जब अभी मंदिर का कार्य पूरी तरीके से संपन्न नहीं हुआ है तो और इसके पहले ही ये उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी क्यों करना चाहते हैं, तो इसका बड़ा मकसद ये है कि 2024 के इलेक्शन में धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर उनका वोट लिया जाए। इसके लिए ये सारी तैयारी आरएसएस बीजेपी के द्वारा की गई है। क्योंकि यदि हम पिछले 2 कार्यकाल, जो अभी नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, अगर हम इस कार्यकाल की बात करें तो देश की जो बहुसंख्यक आबादी है और सबसे बड़ी आबादी है जिसको ओबीसी कहा जाता है, तो एक लंबे समय से बहुत ही मजबूती के साथ ये मांग चल रही है कि देश में ओबीसी की गिनती होनी चाहिए और संख्या के अनुपात में ओबीसी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। विदेश जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो विदेशों से वो जानवर मंगवाकर जंगलों में छोड़ते हैं। मतलब देश के जंगलों में अगर जानवर कम हो जाते हैं तो विदेश से जानवर मंगवाकर जंगलों में छोड़ने का काम करते हैं। जानवरों की चिंता है, मगर देश की जो बहुसंख्यक आबादी है ओबीसी, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी को नहीं है। और इसलिए जो अभी 2 कार्यकाल नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल भी संपन्न होने जा रहा है, इसमें ओबीसी के हक अधिकार के लिए कोई बड़ा काम अगर नरेंद्र मोदी जी ने किया हो तो ऐसा कोई काम दिखाई नहीं देता है। जाति आधारित जनगणना करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार तैयार नहीं है। ओबीसी का वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मैं ओबीसी हूँ, ये कहा जाता है, लेकिन देश में जाति आधारित जनगणना की मांग चल रही है। ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले, इसकी मांग चल रही है, मगर इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार तैयार नहीं है। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति भी रोकने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही किया था। ओबीसी के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिल रही थी, वो स्कॉलरशिप लगभग बंद हो गई। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती की गई। उस 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी का जो हक अधिकार था उस पर डकैती डाली गई और आज तक ओबीसी को उनका हक अधिकार नहीं मिला। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का डंका भाजपा के लोग बहुत ज्यादा पीटते हैं, लेकिन उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी हुई है और ओबीसी के साथ हकमारी हुई है। मगर उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने ही बनाया, मतलब आरएसएस बीजेपी की सरकार ने बनाया, मानने के लिए तैयार नहीं है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई, बादा यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई, देश भर में लेटरल एंट्री में भर्तियां हो रही हैं, ओबीसी को उनका हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी की नियुक्तियां हुई, उसमें भी ओबीसी के साथ हकमारी की गई और केवल 9.5% के लगभग रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया। इतना ही नहीं है, देश में जो बड़े पैमाने पर निजीकरण चल रहा है, एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये कहते हैं कि आरक्षण 200 साल तक रहना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ उनकी जो सरकार है वो सरकार बड़े पैमाने पर निजीकरण कर रही है। निजीकरण से एक लंबे समय से जो सरकारी संपत्तियां बनी थी देश में, उनको समाप्त करने का काम तो किया ही जा रहा है, उनको पूंजीपतियों को देने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ
जो ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन को भी खत्म करने की साजिश हो रही है और रिजर्वेशन भी खत्म हो रहा है। तो देश में ओबीसी एससी एसटी के हक अधिकारों की बलि चढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही चाहे किसान हो, किसानों को नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन दोगुनी करने को छोड़ो, किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई, मगर किसानों को जिन चीज़ों की खरीदारी करनी पड़ती है, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे खाद हो, उन चीज़ों का दाम दोगुना जरूर हो गया। किसानों के लिए 3 कानून लाया गया था ताकि किसानों की जमीन पूंजीपतियों को दिया जा सके। किसानों के साथ भी देश में बड़े पैमाने पर षड्यंत्र हो रहा है। देश में जो मजदूर हैं उनके खिलाफ कानून बनाए गए लॉकडाउन में चुपके से। देश में जो नौजवान हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बड़े पैमाने पर रोजगार डिग्री लेकर नौजवान घूम रहा है, मगर उसके लिए कोई काम नहीं है, उसको सलाह दिया जाता है कि पकौड़े तलो। तो देश में किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबके हक अधिकारों की बलि चढ़ाई जा रही है। महिलाओं के ऊपर पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। अगर आप खबरें पढ़ें तो आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से महिलाओं के ऊपर देश भर में बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। महिला आरक्षण बिल आरएसएस बीजेपी के द्वारा लाया गया, लेकिन उसमें ओबीसी महिलाओं के आरक्षण को ढकाल लिया गया, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया। तो देश में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला सभी के साथ इस सरकार ने अन्याय और अत्याचार किया है। देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लोगों की मौलिक समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। जब इन सारी मौलिक समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, दूसरी तरफ ईवीएम के माध्यम से लोगों के वोट लूटने का भी षड्यंत्र किया जा रहा है, निजीकरण के माध्यम से रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, संविधान को बाजू में रख करके काम करने की कोशिश की जा रही है। तो देश में जब बहुत सारा काम देश में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ हो रहा है, ऐसी स्थिति में 2024 का चुनाव जीतने के लिए ऐसी स्थिति में आरएसएस बीजेपी के लोगों को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो इसलिए वो केवल एक रास्ता देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम धार्मिक भावनाओं को भड़काकर 2024 का चुनाव जीतें। इसके लिए अभी राम मंदिर का कार्य पूरा ना होने के बावजूद भी पहले ही उसका उद्घाटन करके इसका प्रचार प्रसार देश भर में कर इसके नाम पर ओबीसी, एससी, एसटी को मूर्ख बना करके ओबीसी, एससी, एसटी का हक अधिकार लूट कर भी ओबीसी, एससी, एसटी का समर्थन लेने की जो तैयारी चल रही बड़े पैमाने पर, इस षड्यंत्र से ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को खास तौर से सावधान रहने की जरूरत है। जब लड़ाई की बात आती है तब ओबीसी, एससी, एसटी, क्षत्रिय, राजपूत सभी हिंदू हैं, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तब ओबीसी, एससी, एसटी और क्षत्रिय, राजपूत हिंदू नहीं होते हैं। जब राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया, वोट लेने के लिए हर ओबीसी हिंदू है, लेकिन जब राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया तो उस ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं रखा गया, राजपूत को नहीं रखा गया। ऐसे ओबीसी के लोगों को बताया जाता है कि राम आपके पूर्वज थे, राजपूतों को बताया जाता है राम आपके पूर्वज थे, लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है तो उनको राम मंदिर ट्रस्ट में कोई स्थान नहीं दिया गया। इससे भी ये बात समझने की है कि आरएसएस बीजेपी के लोग ओबीसी का और तमाम लोगों का, चाहे वो राजपूत हों, क्षत्रिय हों, चाहे वैश्य हों, उन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और केवल अपना कब्जा, ब्राह्मणों का कब्जा ही करवाना चाहते हैं। ये षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है और चलाया जा रहा है। इस षड्यंत्र से सतर्क रहने की जरूरत है। पिछली बार जब ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई चल रही थी, देश में जब ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई चलती है तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं, धार्मिक मुद्दे खड़े करते हैं। पिछली बार जब ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई चल रही थी तब आरएसएस बीजेपी के लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराने का काम किया था, मंडल के खिलाफ में कमंडल लाने का काम किया था और आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला था और रथ यात्रा निकाल करके जो मंडल कमीशन की लड़ाई थी, मंडल कमीशन की लड़ाई क्या थी? ओबीसी को उनकी संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में
हक अधिकार देने की लड़ाई थी। अगर वो लड़ाई पूरी तरीके से मुकम्मल होती तो करोड़ों नौकरियां ओबीसी समाज के लोगों को मिलती, लेकिन वो लड़ाई ना हो इसलिए आरएसएस बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र करके बाबरी मस्जिद गिरवाने का काम किया। और मंडल कमीशन में ओबीसी के साथ जो धोखाधड़ी हुई, मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू हुई, क्रीमी लेयर ओबीसी के ऊपर थोप दिया गया, ओबीसी को संख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं दिया गया, 52 को केवल 27 ही दिया गया और ओबीसी के साथ में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो गई। इस धोखाधड़ी को दबा दिया गया कमंडल की लड़ाई से। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के नाम पर जो लड़ाई की गई उसके आधार पर दबा दिया गया और उसमें तमाम ओबीसी के नेताओं को ही आगे किया गया। अगर उस दौर की हम लोग बात करें तो विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया, बड़े ओबीसी के नेताओं को उस समय आगे किया गया था। लेकिन आज जब हम उन्हीं नेताओं की बात करते हैं तो उन नेताओं को आज राम मंदिर के ट्रस्ट में नहीं रखा गया। इससे ये बात साबित होती है कि ओबीसी का इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये आरएसएस बीजेपी की नीति है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो अयोध्या है उसका पुराना नाम साकेत है और साकेत बौद्धों की विरासत है। तथागत बुद्ध ने वहाँ 16 वर्षावास किए थे, तो ये तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, राजा प्रसेनजीत की गौरवशाली विरासत है। और लॉकडाउन में जब समतलीकरण का काम चल रहा था तो उस समय तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक के अवशेष भी निकले। अगर वो अवशेष बुद्धिज्म के निकल रहे हैं तो ये बुद्धिस्टों की धरती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको दबाया जा रहा है, उसको नष्ट करने का काम किया जा रहा है। इस षड्यंत्र को ओबीसी समाज के लोगों को समझने की जरूरत है कि जो हमारे पुरखों की गौरवशाली विरासत है उस विरासत को भी खत्म करने का काम किया जा रहा है। अभी नरेंद्र मोदी जी मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। जो पुरी के शंकराचार्य हैं उनके द्वारा बयान आया कि वो मंदिर का उद्घाटन करेंगे और वो मूर्ति को स्पर्श करेंगे, तो क्या मैं वहाँ ताली बजाने के लिए जाऊंगा? एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरा स्थान क्या होगा या फिर नरेंद्र मोदी का स्थान क्या होगा। एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अंबेडकर प्रतिमा स्थापित करने में और राम की प्रतिमा स्थापित करने के विधान में अंतर है और यदि विधि विधान से ये नहीं किया जाएगा तो इससे वहाँ भगवान के बजाय भूत पिशाच वास करेंगे। तो पुरी के शंकराचार्य क्या कहना चाहते हैं? पुरी के शंकराचार्य ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर ओबीसी हैं तो वो शूद्र हैं और एक शूद्र के द्वारा राम मंदिर का उद्घाटन किया जाना ठीक नहीं है। वो स्पर्श करेंगे तो हम ब्राह्मण होकर के ताली बजाने का काम करेंगे। तो ब्राह्मणों को कभी भी बर्दाश्त नहीं है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग उनके धर्म में बराबरी पर रहें, ये बर्दाश्त नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में जो फूले साहू अम्बेडकर, पेरियार ने जो लड़ाई लड़ करके हम लोगों को हक अधिकार दिया और लोकतंत्र आ गया, तो लोकतंत्र में ब्राह्मणों ने जिनको शूद्र बनाया था पहले मनुस्मृति में, उनको आज वो मजबूरी में हिंदू कह रहे हैं और हिंदू के नाम पर ओबीसी, एससी, एसटी का वोट बटोरना चाहते हैं, वोट लूटना चाहते हैं। तो ये साजिश, ये षड्यंत्र समझने की जरूरत है। अगर जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट के खिलाफ अन्याय होता है तो उनके लिए कानून बना हुआ है, एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है, अगर उसी प्रकार का एट्रोसिटी एक्ट ओबीसी के लिए भी होता तो आज जो पुरी के शंकराचार्य हैं उनके ऊपर एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज हो सकता था। इसलिए मैं बार बार इस मुद्दे को उठाता रहता हूं कि ओबीसी के ऊपर भी, क्योंकि ब्राह्मणों ने ओबीसी को भी शूद्र बनाया था, तो जाति व्यवस्था में ओबीसी नीचे है, इसलिए कास्ट सिस्टम के आधार पर ओबीसी के साथ भी भेदभाव होता है, जैसा कि पुरी के शंकराचार्य के बयान से सामने आ गया। और वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर ऐसा बोल सकते हैं तो आम ओबीसी के साथ में क्या होता होगा। अगर एक्ट होता तो ये पुरी के शंकराचार्य के ऊपर भी लग सकता था। तो देश भर में, जैसे पिछले दिनों अखिलेश यादव का घर शुद्ध कराया गया था गंगा जल से, तो इस प्रकार के मामले आते रहते हैं। तो इसलिए ओबीसी के लिए भी ये कानून होना चाहिए। मगर देश में नरेंद्र मोदी को आगे करके आरएसएस बीजेपी के द्वारा ओबीसी का चेहरा तो बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, मगर ओबीसी के लिए कोई हक अधिकार की बात नहीं की जा रही है। उस समय जब 90-92 में मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी तब कमंडल की लड़ाई छेड़ी गई ताकि ओबीसी को हक अधिकार ना मिले। और आज जब जाति आधारित जनगणना की लड़ाई चरम पर है
और पूरे देश भर में ये मुद्दा गर्म है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 2 बार इसको लेकर के भारत बंद किया और आज देश भर में हर नेता जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को उठा रहा है, उसकी मजबूरी बन गई है। तो इस मुद्दे को दबाने के लिए और ओबीसी के हक अधिकार, चूंकि ये जाति आधारित जनगणना का मुद्दा केवल गिनती का मुद्दा नहीं है, ये मंडल पार्ट 2 है। जिस प्रकार से बिहार में नीतीश जी ने गणना करके रिजर्वेशन बढ़ाया, अगर इसी प्रकार देश भर में जनगणना होती है तो इसके आधार पर देश भर में ओबीसी का आरक्षण बढ़ जाएगा और ओबीसी का जो हक अधिकार है, भागीदारी, हिस्सेदारी है, वो देश में उनकी संख्या के अनुपात में सुनिश्चित हो जाएगी। ये और इस देश में ओबीसी के लोग इस देश की सत्ता और व्यवस्था को चलाने लायक हो सकते हैं। तो ये मंडल पार्ट 2 की जो लड़ाई है, इसको दबाने के लिए फिर से कमंडल का मामला आरएसएस बीजेपी के द्वारा खड़ा किया गया है। तो इस साजिश को समझने की जरूरत है, इस साजिश को बेनकाब करने की जरूरत है और इसके खिलाफ ये जो साजिश चल रही है, इसके बारे में समाज को जागृत करने की जरूरत है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने डिसीजन लिया हुआ है कि 22 जनवरी को जो हो रहा है, उस दिन को ब्लैक डे घोषित करते हैं और उस दिन हम लोग उसको ब्लैक डे मनाने का काम करेंगे। अभी देश में ईवीएम को लेकर के बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा है। 31 जनवरी को ईवीएम को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन मेश्राम साहब के द्वारा चुनाव आयोग दिल्ली पर मोर्चा ले जाने का आंदोलन घोषित किया गया है। उस मुद्दे को दबाने के लिए भी राम मंदिर को ज़्यादा हवा देने का काम किया जा रहा है, ज़्यादा प्रसारित करने का काम किया जा रहा है। देश में ईवीएम का जो मुद्दा है वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जिनके हाथ में सत्ता है वो ईवीएम का नाजायज तरीके से इस्तेमाल करके चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस पर रोक लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में भी शामिल है और माननीय अमन मेश्राम साहब से हम लोग अपील करते हैं कि इस आंदोलन के साथ साथ जाति आधारित जनगणना के आंदोलन को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। और लंबे समय से भारत मुक्ति मोर्चा जाति आधारित जनगणना और ईवीएम की लड़ाई को लड़ रहा है, तो आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए आप सभी से ये अपील है कि ये जो तमाम बातें हैं इसके बारे में समाज में जागरूकता फैलाया जाए और 22 जनवरी को ब्लैक डे मनाना है, सबको काली पट्टी बांधना है। देश भर के तमाम जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शुभचिंतक हैं उनको काली पट्टी बांधना है और ब्लैक डे मनाना है। और 31 जनवरी का जो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन है उसकी तैयारी बड़े पैमाने पर करके उसमें बड़ी संख्या में शामिल होने की जरूरत है ताकि इस लड़ाई को मजबूत किया जा सके और धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर जो समाज को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है, उसको रोकने का काम किया जा सके ताकि ओबीसी, एससी, एसटी के हक अधिकार की लड़ाई को मजबूत किया जा सके। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।